दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। कोरोना के समय में बिहार चुनाव की घोषणा एक तरह से एक बड़ा कदम है, साहसिक कदम है, क्योंकि इस समय जो पूरी दुनिया में कोरोना कोविड का प्रकोप है उसमें इतने बड़े पैमाने पर इलेक्शन कराना, हालांकि जब चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा की तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा कि किस तरह से 70 कंट्री ने अपने इलेक्शन को डेफर किए, लेकिन बाद में कई देशों में चुनाव भी हुए। तो बिहार चुनाव का जिस पैमाने पे तैयारी की गई है, इलेक्शन कमीशन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें इलेक्शन कमिश्नर ने डिटेल में बताया कि किस तरह से बड़े पैमाने पे तैयारी की गई है, यानी कि 7 लाख सैनिटाइज़र, 46 लाख मास्क, 6 लाख पीपीई किट, 6 लाख फेस शील्ड, ये सब एक तरह से एग्जाम्पल दिखाता है कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं और इलेक्शन कमीशन खासतौर से बिहार चुनाव की व्यापक पैमाने पे तैयारी कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि बिहार चुनाव एक तरह से क्यों महत्वपूर्ण है, उसके क्या टेकअवेज हैं, वो देश के लिए क्या मैसेज देगा, और ख़ास करके बिहार में जो नीतीश कुमार जो लगातार 15 सालों से सत्ता में हैं उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट चुनाव है, और ख़ास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। तो ये सारे मुद्दे हैं जिन पे हम बातचीत करेंगे आज प्योर पॉलिटिक्स में। क्या है वो ऐसे फैक्टर जो बिहार चुनाव को इन्फ्लुएंस करेंगे, प्रभावित करेंगे, ये है कुल मिला के आज का मुद्दा। मैं हूँ शंकर अनिमेश। तो शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले बिहार चुनाव में कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 3 चरणों में चुनाव होगा, 10 नवंबर को मतगणना होगी, यानी कि दीपावली और छठ से पहले वो मतगणना पूरी हो जाएगी और दशहरा के बाद चुनाव की शुरुआत होगी। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बिहार चुनाव के लिए इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहले बात करते हैं कि नीतीश कुमार जो फैक्टर है बिहार के इलेक्शन में और ख़ास करके सेंटर की पॉलिटिक्स में। पिछले 15 साल से नीतीश कुमार बिहार में सत्ता में हैं और उनके लिए काफ़ी क्रूशियल इलेक्शन है कि जिस तरह से हाल के दिनों में कोरोना बाढ़ में जिस तरह से बद इंतज़ामी की शिकायतें आई, कोरोना में माइग्रेंट लेबर का क्राइसिस हुआ, वो सारे जो उनके ऊपर आरोप लगे, उससे ये लगता है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं थोड़े से कमज़ोर दिखते हैं, कमज़ोर हुए हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नीतीश कुमार उतने कमज़ोर हैं, क्योंकि आज भी बिहार में सबसे पॉपुलर लीडर हैं नीतीश कुमार, और इसलिए उन्हें एक तरह से कह सकते हैं कि देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव, यानी कि कोई विकल्प का न होना भी एक विकल्प होता है, और वो नीतीश कुमार के पक्ष में जाता है कि बिहार में उनको छोड़कर कोई जो दूसरे विकल्प हैं वो इतने मजबूत विकल्प नहीं हैं। अगर आप तेजस्वी यादव की बात करें या फिर चिराग पासवान की बात करें या फिर बाकी जो स्टेक होल्डर हैं वो उतने मजबूत नहीं हैं, उतने बड़े लीडर नहीं हैं नीतीश कुमार के सामने। तो इसलिए नीतीश कुमार को चैलेंज करना, नीतीश कुमार की तमाम इन सब दिक्कतों के बाद भी नीतीश कुमार आज की तारीख में मजबूत दिखते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि किस तरह से वो वोटर टर्नआउट को बढ़ाएं, क्योंकि वोटर टर्नआउट इस इलेक्शन में एक बड़ा इशू होगा, क्योंकि कोविड और जो कोरोना का संकट है उसमें ढेर सारी ऐसी जनता होगी जो अपने को घर से निकलना पसंद नहीं करेगी। तो इसलिए वोटर टर्नआउट को बढ़ाना एक बड़ा चैलेंज होगा हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए, चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो या फिर इलेक्शन कमीशन की बात करें उनके लिए भी। दूसरा जो फैक्टर इस इलेक्शन का है वो एक फैक्टर है कि नीतीश कुमार की अगर हम बात करें कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। नीतीश कुमार की ये स्ट्रैटेजी इस समय जो दिखती है एनडीए पार्टनर्स के साथ में और ख़ास करके उनका जो एलजेपी के साथ में जो जिस तरह की खटपट लगातार चलती रही है, तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से चिराग पासवान को या एलजेपी को कट टू साइज कर दिया जाए, और उनकी जो डिमांड है अगर वो उस डिमांड में 25 सीटों पे मान जाते हैं तो ठीक है, वरना चिराग पासवान से कट्टी कर लिया जाए, यानी चिराग पासवान को एलजेपी को रास्ता दिखा दिया जाए और बीजेपी और जेडीयू मिलकर ये इलेक्शन को निकाल सकते हैं। साथ हाल के दिनों में उन्होंने मांझी को भी अपने साथ मिलाया है, कुशवाहा के भी आने की चर्चा है। तो ये सब जो मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनता है जिसमें नीतीश कुमार आसानी से चुनाव को निकाल लेंगे। ये नीतीश कुमार की स्ट्रैटेजी है। अब जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है, बीजेपी इस समय कहाँ पे अपने को खड़ा पाती है? बीजेपी हाल के दिनों में बीजेपी में बिहार में खास करके बीजेपी के जो इंटरनल सर्वे हैं और उसमें जिस तरह से बीजेपी ने अपनी मैसेजिंग की है
उसमें जो उनके पास फीडबैक आया है कि जो वोटर है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज़ नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो बाकायदा अपनी जगह पर इंटैक्ट है। तो इसलिए बीजेपी को कोई बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी एक तरह से बेहतर परफॉर्म करने की स्थिति में है और इसलिए बीजेपी के अंदर भी कई सारे लीडर्स ने डिमांड उठाई थी कि बीजेपी अकेले भी चुनाव लड़कर जीत सकती है। हालांकि बीजेपी वो रिस्क लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि हाल के दिनों में बीजेपी ने महाराष्ट्र में सरकार गंवाई है, झारखंड में सरकार गंवाई है, तो इसलिए बीजेपी वो रिस्क नहीं उठाना चाहती है। लेकिन एक सवाल जो अक्सर हाँ ये पूछा जा रहा है कि जो चिराग पासवान का जो मसला है, जो सीट शेयरिंग की बात है जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी के बीच में, उससे ये सवाल ढेर सारे जो विश्लेषक हैं ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी इस स्ट्रैटेजी पे तो नहीं काम कर रही कि वो चिराग पासवान के बहाने नीतीश कुमार को कट टू साइज करना चाहती है। जो ये चिराग पासवान बार बार ये कह रहे हैं कि वो 143 सीटों पर कैंडिडेट खड़ा कर देंगे अगर उन्हें सम्मानजनक सीटें नहीं मिली, तो क्या ये बीजेपी का एक स्ट्रैटेजी, एक प्लॉय तो नहीं है कि वो जेडीयू की सीटें कम करने के लिए, जिसमें कि चिराग पासवान साफ कह रहे हैं कि वो बीजेपी की सीटों पर कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे, वो जो नीतीश कुमार की सीटें हैं, जेडीयू की सीटें हैं, उस पर कैंडिडेट खड़ा करेंगे ताकि जेडीयू अपनी संख्या से कम हो जाए और बीजेपी बड़ी पार्टनर के रूप में उभरे और उस समय मुख्यमंत्री का जो पद है वो बीजेपी को जाए। तो यानी कि कुल मिलाकर बीजेपी और एलजेपी की एक टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग तो कहीं नहीं है। एलजेपी ने 2005 में यही फार्मूला अपनाया था। उस समय एलजेपी कांग्रेस के साथ में गठबंधन में रहते हुए उसने आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। कांग्रेस के साथ उसकी टैक्टिक अंडरस्टैंडिंग थी और जिसके कारण से एक एलजेपी बार्गेनिंग बेहतर स्थिति में थी और 25 सीटें विधानसभा की एलजेपी ने 2005 में जीती थी। और नीतीश कुमार उस समय से एलजेपी से नाराज हैं कि उनको जो मुख्यमंत्री उस समय बनने का जो मौका था वो कहीं ना कहीं एलजेपी उनके हाथों से छीन लिया था। दूसरा जो फैक्टर है वो बीजेपी का एक गेम प्लान कह सकते हैं, लेकिन इसमें ये भी बात कई स्ट्रैटेजिक जो मूव देखने वाले लोग हैं, जो रणनीतिकार हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी की अगर ये चाल है तो ये चाल तो नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं। तो वैसी स्थिति में क्या नीतीश कुमार फिर बीजेपी को डिच नहीं करेंगे? तो इसलिए ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड इस समय गेम है कि एक्चुअल में चिराग पासवान सचमुच में वो अपनी एम्बिशन को लेकर जेडीयू पे अटैक कर रहे हैं या फिर सिर्फ वो ज़्यादा सीट, यानी कि पिछले 2015 के इलेक्शन में जो उन्होंने सीटें लड़ी थी 42 सीटें, वो सीटों के आसपास वो 35-36 सीट पाने के लिए ये सारा कुछ एक तरह से ड्रामा कर रहे हैं, या सचमुच में उनकी बीजेपी के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है नीतीश कुमार को डाउन करने के लिए। तो ये एक तरह से बड़े सवाल हैं जो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जब सीट शेयरिंग की बात आगे बढ़ेगी तो दिखाएगा कि चिराग पासवान का मूव क्या होगा और चिराग पासवान की जो पॉलिटिक्स है वो किस डायरेक्शन में जा रही है और उससे बिहार की पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा। वैसे अगर देखें हम पासवान फैक्टर की बात करें तो पासवान जो फैक्टर है वो यादव के बाद जो रामविलास पासवान जिस जाति से आते हैं, दुसाध कम्युनिटी से, वो एक बड़ा चंक है, 7-8% का चंक है, 16% का जो दलित वोट बैंक है उसमें, और वो कहीं ना कहीं रामविलास पासवान को हमेशा से अपने कंस्टिट्यूंसी में हाजीपुर जो उनकी परंपरागत सीट थी उस पर एज देता रहा है और इसी की बदौलत 2014 में उन्होंने 7 सीटें जीती थी, 2019 के इलेक्शन में भी उन्होंने लोकसभा की 6 सीटें जीती और वो एक बड़े प्लेयर के रूप में उभरे हैं। तो इसलिए पासवान फैक्टर इंपॉर्टेंट है इस इलेक्शन में, लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो चिराग पासवान या रामविलास पासवान को किनारे कर दें। अब जो तीसरा फैक्टर है इस इलेक्शन का वो है जिसको हम कह सकते हैं कि छोटे दल हैं, जिसमें कि जीतन राम मांझी हैं, कुशवाहा हैं, ये मुकेश साहनी हैं, ये सारे प्लेयर जो हैं इनकी पॉलिटिक्स क्या है। देखिए, जीतन राम मांझी थोड़े दिन पहले ही एक तरह से जेडीयू के पास आए हैं और नीतीश और जीतन राम मांझी में फिर से एक तरह से दोस्ताना संबंध हो गए हैं। उस कटुर संबंध के बाद किस तरह से नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था और उसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार को डिच किया, धोखा दिया। उसके बाद किस तरह से वो 2015 का जो चुनाव था वो बीजेपी के साथ में लड़े, हालांकि उनको कोई कामयाबी नहीं मिली। इस बार वो फिर से वापस नीतीश कुमार के पास आए हैं और नीतीश कुमार उस जीतन राम मांझी के सहारे कहीं ना कहीं चिराग पासवान को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं कि ताकि उनकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाए। हालांकि जीतन राम मांझी कोई बड़े प्लेयर नहीं है, लेकिन जो गया का इलाका है उसमें वो थोड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं और महादलित का जो सेगमेंट है, जो मुसर कम्युनिटी है, उसमें उनका इन्फ्लुएंस है। तो अगर
नीतीश कुमार का जो अपना वोट बैंक है, कुर्मी वोट बैंक और प्लस कोयरी वोट बैंक जो उनको मिलता है, उसके साथ में अगर ये महादलित का वोट, मुसहर कम्युनिटी का भी वोट मिले तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बेहतर पोजीशन में होते हैं। अब जो एक और फैक्टर है उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति आप समझिए। उपेंद्र कुशवाहा थोड़े दिन पहले तक एनडीए में थे, सरकार में मंत्री थे, लेकिन 2018 में उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी बिगड़ गई थी और उपेंद्र कुशवाहा को लगता था कि नीतीश कुमार ने उन्हें एनडीए से बाहर कराया और उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं अपने को चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हमेशा से समझते रहे हैं, क्योंकि उनका भी एक अपना कुशवाहा वोट बैंक है। बाद में वो महागठबंधन में शामिल हुए। महागठबंधन में कहा जाता है कि इसी शर्तों पर शामिल हुए थे कि 2020 में उनको सीएम प्रोजेक्ट किया जाएगा, लेकिन उन्हें सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा। तो इसलिए कल उन्होंने जो बयान दिया है उससे ये लगता है कि वो वापस या तो एनडीए के फोल्ड में आएंगे या फिर वो पप्पू यादव और जो बाकी ऐसी पार्टियां हैं उनके साथ में जाकर एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। जो पांचवा फैक्टर है वो आरजेडी का फैक्टर है तेजस्वी यादव। अब तेजस्वी यादव की जो इस समय पूरी पॉलिटिक्स है कि एमवाई कॉम्बिनेशन जो उनके पास है मुस्लिम और यादव, उसमें पिछले दिनों उन्होंने अपने सारे जो ढेर सारे पोस्टर लगाए उसमें लालू प्रसाद का पोस्टर नहीं था। तो तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं जो यंग वोटर है, जो यूथ वोटर है, उसको टारगेट कर रहे हैं और उनको लगता है कि जो लालू प्रसाद का जो पूरा रजीम था, जो कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक रास्ते में एक रुकावट बना हुआ है, डिस्पाइट दैट कि मुस्लिम और यादव जो वोट है वो लालू प्रसाद यादव के कारण उनको मिलता है, लेकिन नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अगर लालू प्रसाद को ज़्यादा वो पोस्टर में आगे करेंगे तो नीतीश कुमार और बीजेपी को मौका मिलेगा उन्हें टारगेट करने के लिए। तो इसलिए वो अपने चीफ मिनिस्ट्रियल एम्बिशन में अपना पोस्टर खुद छपवा रहे हैं, खुद लगवा रहे हैं और यंग जो वोटर है, यूथ वोटर, उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि अगर वो पावर में आए, सत्ता में आए, तो वो युवाओं को रोजगार देंगे और उसके लिए उन्होंने एक हेल्पलाइन भी जारी किया है जिसमें 10-12 लाख लोगों ने रजिस्टर किया है, अपने रिज्यूम भेजे हैं। हालांकि जो जेडीयू और बीजेपी कहती है कि वो रोजगार कहाँ से देंगे, इसका रोड मैप भी बताना चाहिए, जिसका रोड मैप अभी तक वो नहीं बताए हैं, लेकिन उनके पास भी एक वोट बैंक है। सवाल ये है कि उनको बाकी कास्ट का जो वोट है वो भी मिले। एंटी इनकम्बेंसी अगर इतनी ज़्यादा है कि नहीं है, और अगर एंटी इनकम्बेंसी है, अगर वो वोट मिलता है तभी वो सीन में दिखते हैं, जो फिलहाल इस समय दिखता नहीं है। जो छठा फैक्टर है जो इस इलेक्शन का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो कोविड फैक्टर। कोविड फैक्टर क्या है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने आज घोषणा की और जो बताया, उसमें ये हमेशा आशंका बनी रहेगी कि वोटर टर्नआउट कितना होगा। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कई अच्छी बातें कही है कि जो नॉमिनेशन होगा उसमें सिर्फ 2 आदमी जाएंगे, 2 गाड़ियां जाएंगी। पहले जो नॉमिनेशन होता था उसमें 10, 15, 20 गाड़ियां जाती थी और ढेर सारे लोग जाते थे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। उसको इलेक्शन कमीशन ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, जो बहुत अच्छी बात कही जाएगी। इसके अलावा उन्होंने डोर टू डोर जो कैंपेन है उसकी भी गाइडलाइन की है कि सिर्फ 5 आदमी डोर टू डोर कैंपेन करेगा। तो यानी कि कुल मिलाकर इस बार का जो इलेक्शन है वो ज़्यादातर वर्चुअल होगा और इसमें इस बात की हमेशा संभावना बनी रहेगी, आशंका बनी रहेगी बल्कि, कि क्या कोविड पॉजिटिविटी यानी कि लोग एक दूसरे को इन्फेक्ट तो नहीं करेंगे और ढेर सारे कोविड के केसेस तो नहीं हो जाएंगे। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर कोई कोविड का पॉजिटिव केस होगा तो वो लास्ट में वोट करेगा। हालांकि उसके लिए ढेर सारे प्रोटोकॉल भी उन्होंने कहे हैं, लेकिन ये एक आशंका हमेशा बनी रहेगी कि इतने बड़े स्टेट में, यानी कि जहाँ पे 7 करोड़ वोटर्स हैं, वहाँ पे इलेक्शन कराना और उसमें खास करके वैसे समय में कि उसमें कोविड का खतरा बरकरार है, तो कहीं ना कहीं वोटर टर्नआउट और दूसरा कि कोविड का जो एक खतरा है उसके कारण भी ये एक इम्पॉर्टेंट इलेक्शन होगा कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन इस पूरे स्टेट में चुनाव कराता है। तो ये कुल मिलाकर बिहार चुनाव के 6-7 ऐसे फैक्टर हैं जो आने वाले दिनों में इस इलेक्शन को, इस चुनाव को डोमिनेट करेंगे, उसको इन्फ्लुएंस करेंगे। शंकर एनिमेश द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लगातार भेजते रहें।